जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। मैथ का दो सेट मेरे पास है। पहला जो सेट है मेरे पास 822 ZZ का है और दूसरा जो सेट है मेरे पास 822 DV का है। ठीक है, ये दो सेट पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूं और इस पेपर के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों में कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, वो भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करना ना भूलें। आपने 70 में से कितने नंबर का पेपर किया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और फटाफट दोनों सेटों को हम यहाँ पे करा देते हैं। देखिए मेरे पास दो सेट है और दोनों सेटों को मैं कराऊंगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर होगा। तो मल्टी चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करिए। देखिए ये आपका ax² + bx + c के रूप में दिया गया है। तो आपको पता है कि इससे जब तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से जब तुलना करेंगे तो x² के पहले की जो वैल्यू होगी वह a का वैल्यू होगा, क्योंकि x² के पहले यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, x² के पहले 3 है। तो x² के पहले क्या है a, तो a लिख लीजिए और x² के पहले यहाँ पे क्या है 3, तो आप 3 लिख लीजिए, अर्थात a का वैल्यू आपको मिल गया 3। इसी तरीके से x के पहले क्या है b, तो b लिख लीजिए और यहाँ पे देखिए x के पहले क्या है -6, तो -6 लिख लीजिए। फिर c की जगह पर कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए। यहाँ पे आपको a b c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा विविक्तकर होगा, यानी विविक्तकर क्या होगा। तो विविक्तकर का फार्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, d बराबर होता है v² - 4ac। तो d बराबर आप b का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू कितना है -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 36। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टकट बताने का तरीका नहीं, फटाफट इसको सॉल्व कराते हैं। उसके बाद 4 × a की वैल्यू कितना है 3 × c का वैल्यू कितना है 4। अब रख दीजिए यहाँ पे कितना है 36 - 4 चौके 16 तियां 48, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 और 48 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा कितना -12 और यही -12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप विकल्प में जाइए, देखिए पहला विकल्प है 13, दूसरा 12, तीसरा रूट में 3 रूट में 6 और चौथा है -12। तो -12 आपका आंसर आया, तो अर्थात चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा -12। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। यहाँ y बराबर आपको 0 दिया है, y का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और x y को यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे देखें आपका समीकरण है 3x + 2y = कितना 6। अब y की जगह पर आप रख देंगे 0, तो 3x प्लस अब 2 × y की जगह पर रखेंगे 0 = 6। तो देखिए ये पूरा 2 का गुणा 0 होगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 3x = 6। अब यहाँ पर x निकालेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 6 कितना हो जाएगा 3, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 2। तो x मिला 2 और y पहले से 0 दिया है, तो देखिए 2 और y कहने का मतलब ये प्राप्त होगा 2, 0 के रूप में। तो 2, 0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैच करा लीजिए। तो 2, 0 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 तक, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्टों का सोल्यूशन आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदुओं A ऑफ -4, 2 तथा B ऑफ 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्यमान या मध्य बिंदु C ऑफ α/8, 4 है तो अल्फा का मान होगा। यहां पर आपसे अल्फा का मान पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा
इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं, मध्य बिंदु वगैरह पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप रेखा बनाते हैं। यहाँ पे होता है ए बिंदु, यहाँ होता है बी बिंदु, यहाँ पे होता है आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ओ होता है। ठीक है, तो आप रख लीजिए यहाँ पे ओ, ये मध्य बिंदु हो गया। तो ए जो दिया है वो -4, 2 दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4, 2। और फिर क्या दिया है, बी जो दिया है यहाँ पे दिया है 5, 6। ठीक है, उसके बाद ओ की जगह सी, यहाँ पे ओ ना लिख के आप सी लिखिए। क्या दिया है, α/8, 4। अब आपसे पूछा इसी अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा का मान आप ज्ञात कैसे करेंगे। आपको एक फार्मूला याद होगा, जब भी मध्य मान पूछा जाता है, मध्य बिंदु पूछा जाता है, तो मध्य बिंदु के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु की जगह पर a, b होता है, यहाँ पे x1, x2 होता है, यहाँ पे y1, y2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, a, b। तो एक फार्मूला मध्य बिंदु के लिए होता है, अगर x निकालते हैं तो हमें अल्फा चाहिए, अर्थात या a चाहिए। तो a बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रख देना है। तो चलिए रखते हैं x1, अर्थात हमें यहाँ पे a बराबर निकालना है, और a की जगह पर है α/8। तो हम लिखेंगे α/8 = क्या, x1 कितना है, ये -4 है, और x2 कितना है, 5 है, याद रखिएगा। तो आप रखेंगे -4 + 5, और बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, अल्फा तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो अल्फा को ज्यों का त्यों रखो। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 8 का गुणा 1 में होगा, तो 8 × 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 2 से 8 को काटेंगे तो अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 4। तो अल्फा बराबर आपको 4 मिल गया, अर्थात अल्फा का मान ही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन को मैच कराइए, ए में -8 है, बी में 4 है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। ठीक है, आंसर देखिए दोनों में दिया है, 4 2 जगह दिया, एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस वाला जो टिक किया होगा उसी का सही है, माइनस वाला यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अधिकतर जब पूछे जाएं तो याद रखिएगा उनका वैल्यू हमेशा 90 डिग्री अधिकतर आता है। अब कैसे, चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो 90 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 45 अंश, ये रहा है ऑप्शन। पहले आप त्रिभुज बनाइए ABC के रूप में। चलिए हम यहाँ पे एक पेपर, सादा पेपर लेते हैं, उसी में बनाते हैं। हम त्रिभुज बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से त्रिभुज बनाने के बाद हम दर्शाएंगे यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे क्या, C। ओके, अब बोला है AB बराबर 6√3, तो AB की जगह रखेंगे आप 6√3, और AC बराबर आप रखेंगे 12, BC बराबर रखेंगे यहाँ पे 6। ये सब सेंटीमीटर में है, तो हम फटाफट सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर अपने से लिख लीजिएगा। कोण B का मान पूछा गया है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर इन तीनों एक भुजा का मान अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होगा, तो वो समझ लीजिए क्या होगा, कोण 90 अंश के बराबर होगा। जैसे देखिए AB, ये क्या है, AB, तो इसको हम ले लेते हैं AB का स्क्वायर बराबर, अगला क्या बच रहा है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AC, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के अगर बराबर है तो वहां पर हमें क्या मिलता है, समकोण मिलता है। और समकोण में हमेशा मान जो होता है कोण का वह 90 अंश का होता है। तो AB की जगह पर हम रखेंगे 6√3 का होल स्क्वायर, और BC, तो BC की जगह पर आपको 6 दिख रहा है, तो 6 का यहाँ पे कर देंगे आप स्क्वायर प्लस AC, तो AC की जगह पर आपको 12 दिख रहा है, तो आप कर देंगे 12 का स्क्वायर। ओके, अब 6 का वर्ग करेंगे 36, और करनी के अंदर 3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। 6 का वर्ग 36 और प्लस 12 का वर्ग 144 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, देखिए 36 तिया कितना होगा, 3 छक्के, इसको आप पहले गुणा कर लीजिए, और 12 बनाइए, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 3 छक्के 18, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 छक्के 18, और थोड़ा एक बार मुझे मैच कराने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना
चाहिए। तो करना क्या है, ए बी बराबर हम यहाँ पे निकाल लिए, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों भुजाएं निकालेंगे। अब तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले इस तरीके से ना करके आपको करना क्या है, ए बी निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे ए बी स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 6 का 36 हो जाएगा, और 3 इस तरीके से रूट में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। अब इसी तरीके से बी सी निकाल लीजिए, तो बी सी का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग 36। और इसी तरह ए सी का वर्ग करेंगे तो ए सी का वर्ग 12 का वर्ग कितना होगा, 144। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। अब क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ए सी का स्क्वायर पहले कर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर जो आया 144 आया है। अब हम इन भुजाओं को जोड़ेंगे, तीसरी भुजा हमें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं। पहली भुजा जो प्राप्त हुई है 36 गुणते 3, 36 3 100 कितना होता है, 8 होता है, प्लस अगला कितना है, 36 है, और बराबर में कितना, तीसरी भुजा जो है 144। इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा, 44 बराबर 144। तो इन दोनों जब देखिए दो भुजाओं के वर्ग यानी दो वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के यानी वर्ग के बराबर है। तो कह लीजिए क्या हो गया, जब दोनों मान बराबर आए हैं, दो वर्ग भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 90 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मुझे फर्स्ट ही 90 अंश दिख रहा है, इसलिए पहले ही आंसर को हम राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी, वह क्या संख्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं। जब भी शेषफल की बात कर दी जाए तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पे कितना दिया 125, तो 125 लिख लीजिए। उसके बाद कितना दिया है 70, तो आप यहां पे 70 लिख लीजिए। अब शेषफल कितना पहले बच रहा 8, तो पहले वाले में से 8 माइनस कर दीजिए, 125 माइनस 8 कर दीजिए, और 70 माइनस कितना कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अब क्या प्राप्त होता है, 125 में से जब 8 घटेगा बचेगा 117, और 70 में से जब 5 घटेगा तो बचेगा 65। अब बड़ी से बड़ी संख्या जब आपसे पूछी जाए तो हमेशा आप HCF निकाल लिया करिए। 65 से आप भाग करिए 117 में, तो 65 से जब भाग करेंगे 117 में, तो देखिए 65 का 65, यहां पे आपको प्राप्त होगा 7 में से 5 घटाएंगे 2, और यहां 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, 52 होगा। फिर आप 65 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 65 52 1 का 52, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 5 में से 2 घटेगा 3, यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा बचेगा 1। अब यहाँ लिखेंगे आप 52, और 13 चौका 52। आपको पता है जब भी मसा आप निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जिससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, वही सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे मसा हमें 13 प्राप्त हुआ है, तो यही 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम मैच कराएंगे कि 13 किसमें कौन सा ऑप्शन है। तो 13 जो है वो बी नंबर का ऑप्शन हमें दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया। 1 मिनट आप रुके रहिए, मेरा पेन थोड़ा गिर गया, उसको एक बार उठा लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। यहां पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आएगा तब तो हम विकल्प पर टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है समीकरण, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक मूल दिया है। मूल हमारे 2 होते हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो इसमें से एक मूल दिया है, आवश्यकता पड़ने पर किसी एक की जगह पर हम रख लेंगे, और के का मान आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको पता होगा कि मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, मूलों का जो योगफल होता है वो -b/, क्या होता है, a। ठीक है,
माइनस बी अपान ए। और यहां से अगर हम तुलना करके ए बी सी का मान प्राप्त करेंगे तो ए बराबर 1 प्राप्त होगा, बी बराबर के प्राप्त होगा और सी बराबर -6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल ए प्लस बी और सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो आपने समीकरण से ए बी सी का मान प्राप्त किया है। अब इसी ए बी सी का मान हम यहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की जगह पर बी का मान कितना है के, तो अर्थात माइनस के हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो माइनस के ही प्राप्त होगा मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। तो सी का जो वैल्यू है वो -6 है और ए का जो है 1, तो अर्थात माइनस यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें यहां पर देखिए बोला है कि एक मूल, यहां देखिए एक मूल -2 है। तो एक मूल हम किसी एक मूल का मतलब चाहे अल्फा की जगह पर एक -2 रख दो, चाहे बीटा की जगह पर। तो ऐसा काम करते हैं, यहां पर अल्फा की जगह पर हम रख देते हैं -2 इंटू क्या बीटा और इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा -6। अब देखिए हमें चाहिए बीटा अगला मूल, तो बीटा हमें चाहिए तो -2 का करेंगे पंचांतर, तो -6 बाई कितना प्राप्त होगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तो अगला जो हमें प्राप्त हुआ है आंसर वो प्राप्त हुआ है 3। अब हम विकल्प पे जाएंगे और मैच कराएंगे 3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में -1, चौथे में 3, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से किसी एक को टच हम करेंगे, कब कट करेंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 को आपको पूरी तरीके से दिखाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बोला है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। हम एक यहाँ पे समचतुर्भुज बनाएंगे, तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बनाते हैं एक विकर्ण। ओके चलिए बन गया, विकर्ण बन गया, क्योंकि बोला है इनके विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आप ए बी सी डी यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु और यहाँ पे केंद्र में हो जाएगा आपका ओ। ओके, अब बोला है कि विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। तो ए से सी की लंबाई देखी जाए तो मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरीके से जो लंबाई है वो है कितना, 16 सेंटीमीटर। बी से डी तक की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। इस तरीके से जब भी भुजा की लंबाई पूछी जाए तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे देखिए ये पूरी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। अगर आधा आधा करेंगे तो ये 6 प्राप्त होगा, ये भी 6 प्राप्त होगा, और यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो 16 है, तो ये 8 प्राप्त होगा, ये भी कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो यहां से अगर हम एक त्रिभुज अलग करें, ठीक है, या इधर से ही अलग कर लो, त्रिभुज आप कहीं से भी एक अलग कर लो, तो एक भुजा देखो ये हमें जो प्राप्त हो रहा है 6 और ये भुजा प्राप्त हो रहा है 8। हमें यही भुजा मिल जाए तो हमें समझ लीजिए कि लंबाई मिल गई। तो ये देखिए लंब आधार कर्ण, अतः पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, अर्थात क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, एक फार्मूला आपको मालूम होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता ही नहीं, लंब जो है ये है, तो लंब कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस आधार कितना है, आधार ये है, और ये आधार कितना था, 16 था। 16 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया तो 8 8 आया, क्योंकि देखिए मध्य से विभाजित कर रहा है। ठीक है, थोड़ा चित्र बनाने में मुझसे गलती हुई है, चित्र पे मत जाइएगा, लेकिन ये जो है मध्य से विभाजित हो रहा है, विकर्ण एक दूसरे को मध्य में ही काट रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 64। ठीक है, तो ये 64 और 36 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा, और 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो कर्ण हमें मिल जाएगा 10। तो भुजा की लंबाई हमें मिल गई कितनी, 10। अब ऑप्शन आप टेस्ट करिए, चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन 10 दिया है, कौन से ऑप्शन में। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए देखिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 अंश जो है लेस देन थीटा के है और थीटा जो लेस देन क्या है इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा का मान आपसे पूछा गया। तो चलिए 8वें को हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। दिया है साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर आते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें चाहिए थीटा का मान, तो ऐसा काम करिए कॉस थीटा को पंचांतर करिए या दोनों में कॉस से भाग कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम कॉस थीटा से भाग कर देते हैं। तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर भी जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर यहाँ प्राप्त होगा 1। हमें चाहिए थीटा का मान, तो tan में कितने अंश का मान होता है 1, 45 अंश का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 अंश। अब देखिए tan से tan जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। और ये 45 अंश यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर जाइए आप और देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 45 अंश दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही 45 अंश दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। 144 का आप गुणनखंड करिए और उसके बोला है अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। घात जो आएगा उसको क्या करना है, जोड़ना है, उसका योगफल हमें बताना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहला कर्तव्य होगा 144 आप लिखिए, इसका निकालिए गुणनखंड, और यह है क्वेश्चन नंबर 9। 2 से विभाजित करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 एक्का 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्का 3। ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो 144 बराबर हमें जो प्राप्त हो रहा है, 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 के घाते 4 लिखिए, गुणते 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 के घाते 2 लिखिए। तो घातों का योगफल पूछा, 4 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 4 + 2 इक्वल टू 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, तो सी ऑप्शन आपका सही दिख रहा है 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए ये x होता है, ये y होता है। y अक्ष से दूरी पूछा है तो y वाले को छोड़कर x वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे x अक्ष की दूरी पूछता तो x वाले को छोड़कर y वाला आंसर हो जाता। तो y पूछा है y अक्ष से दूरी, तो y वाला ये है, इसको छोड़कर क्या बच रहा है, -3। तो -3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे दूरी पूछी जाए तो x का पूछा जाए तो y वाला आंसर हो जाएगा, y का पूछा जाएगा तो x वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको यहाँ पे क्वेश्चन सभी पहले दिखा के तब सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिख रहा है साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री का मान होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम पेपर पे पहले सॉल्व कराते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ सॉल्व कर दिए होंगे, जो गड़बड़ किए वो मिला लें यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका साइन 15 डिग्री अपान कॉस, साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री। इसमें से आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो साइन 15 डिग्री, आपको एक फार्मूला याद होगा, न याद हो तो चलो मैं आपको याद कराता हूं। पूरक कोण एक होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। याद है, नहीं याद है, चलो। कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये पूरक कोण होता है। तो अब दोनों में से देखिए ऊपर साइन है नीचे कॉस, किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने का मतलब, चलिए हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री है, तो साइन 15 डिग्री है तो करते क्या है, साइन को हम कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस 75 अंश। 90 में से 75 घटेगा, फिर 15 प्राप्त हो जाएगा, और नीचे कितना है, कॉस
75 अंश, तो यहाँ पे आप लिख देंगे cos 75 अंश। अब साइन 90 अंश माइनस थीटा के रूप में हो गया, साइन 90 अंश माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो यहाँ पे कर देंगे हम cos 75 अंश और नीचे भी है cos 75 अंश। cos 75 से cos 75 कैंसिल, बच जाएगा कितना 1। 11 नंबर वाले क्वेश्चन में जाइए ऑप्शन पर। अब हम ऑप्शन पे आते हैं तो 1 हमें दिख रहा है पहला ही, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पर आपसे माध्य पूछा गया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो किस तरीके से अब आपको निकालना है चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा पेपर को हम साइड करते हैं क्योंकि अब हमें सॉल्व कराना है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा पड़ेगा, सॉल्व कराने में कुछ समय देना होगा। तो कैसे सॉल्व करना होगा ध्यान दीजिए। वर्ग अंतराल दिया है तो लिखिए वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया है बारंबारता, बारंबारता को f कर दीजिए या f1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। पहले वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। उसके बाद हमारा बारंबारता दिया है 5, 6, 5, 3, 1। अब हमें चाहिए क्या, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपका सबसे पहला जो कर्तव्य होगा वो होगा इसका मध्यमान निकालिए। तो 10 और 0 के बीच अगर इसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, मध्यमान का मतलब x1, x1 निकालेंगे जब, तो 10 0 जी 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 ही आएगा, इसमें 2 से भाग करिए तो 10 का आधा 5, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 30 का आधा 15। अब देखिए यहाँ पर 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पर 10 का ही अंतर आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, चाहे आप जोड़ के आधा करके देख लीजिए। उसके बाद अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, यहाँ पे निकल रहा है f1 इंटू x1, 15 छक्का 90, 25 पंचे 125 और 35 तिहैया 105 और 45 इक्का 45। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने का मतलब यहाँ पे आपको n प्राप्त होगा और यहाँ पे सिग्मा fx प्राप्त होगा, अर्थात fx x1। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा इसको जोड़ेंगे 6, 5, 11, 5, 16, 3, 19, 1, 20 प्राप्त हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 0, 2, 2, 2, 4, 9, 4, 13, 2, 15, 4, 15, 4, 19, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो 3 90 प्राप्त हो गया। अब इसी से आपको क्या करना है, माध्य निकाल लेना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे माध्य निकालने के लिए ऊपर लिखना होता है सिग्मा f1 इंटू x1 अपान n, यही फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पर कितना प्राप्त हुआ है 390 यानी 390, उसके नीचे कितना 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 39 में आप भाग कर दो, तो 2 1 का 2 और यहाँ हो जाएगा 19, 2 9 18, ठीक है, बचेगा 19.5 प्राप्त हो जाएगा। तो 19.5 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन पे आएंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो 12 नंबर पे आएंगे तो 19.5 हमें प्राप्त हुआ है, वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा 12 नंबर, अब हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 13 बोला यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए 13 है, 3 cot थीटा इक्वल टू 4, हमें चाहिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर हम चाहिए जब, तो किसी या पहले इसको अनुपात में चेंज करिए, किसी एक अनुपात का मान निकालिए। जैसे अगर हम 3 का पंचांतर कर दे तो यहां हमें प्राप्त हो जाएगा cot थीटा बराबर 4/3 प्राप्त होगा। अब cot थीटा बराबर आप एक त्रिभुज बनाइए, लाल बटे कक्का जो बताया था मैंने, यहां हो जाएगा a, यहाँ b, यहाँ पे c, ये हो जाएगा लंब, ये कम हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो ये है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता क्या है, इससे आप पता करिए कौन सी भुजा कहाँ पे होती है, इससे पता चल जाएगा। लाल बटे कक्का, तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये cot। तो cot मतलब आधार बटे क्या होता है, लंब। तो आधार ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। आधार कितना है 4 है तो 4 लिखिए, लंब 3 है तो 3। कर्ण आप पता करिए,
तो पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे आप। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो। लंब लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो यहाँ पे कर दो 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो के बराबर हमें मिल जाएगा, अर्थात कर्ण बराबर मिल जाएगा 5। तो कर्ण बराबर 5 मिल गया, यानी तीनों भुजाएं हमें मिल गई। अब हमसे पूछा था कोसेक थीटा का वैल्यू, तो कोसेक थीटा बराबर होगा क्या, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, अर्थात कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, तो 5/3 यही हो जाएगा कोसेक थीटा का मान। तो 5/3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो पहले दो गोलों के आयतनों का सूत्र लगाइए, उनका अनुपात निकालिए, वहां से आपको आर मिल जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन का फार्मूला लगाकर आसानी से आप यहाँ पर अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इतने पेज को हम बैंड करते हैं, जितना बता चुके हैं, देखिए जितना जगह उतने में हम काम चलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पेज को यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का आने के बाद चलिए 14 नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो गोलों के आयतन का अनुपात जो होता है फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है गोले के आयतन के अनुपात का फार्मूला। लेकिन दो गोलों की बात की गई तो अनुपात की बात की तो बटा लगाएंगे, तो 4 यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। लेकिन दो गोलों की बात की गई, दोनों की अलग अलग क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो इसलिए एक को R1 एक को हम R2 कर देंगे। और बराबर में देखिए बोला अनुपात इनका क्या है 27 बटे क्या हो जाएगा 64, 27 बटे 64 हो गया। 4 देखिए 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ बचा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, तो R1 का क्यूब यहाँ 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो लिखिए R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब बराबर 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R1 बराबर 3, R2 बराबर आपको 4 मिल जाएगा, अर्थात R1 अनुपाते R2 बराबर 3:4 मिल गया। अब विकल्प में देखेंगे 3:4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप 3:4 टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, किसके, गोले के, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 r स्क्वायर और 4 r स्क्वायर, ठीक है। ये अनुपात निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा दो अनुपात हैं, दोनों की बात किया तो यहाँ R1 और यहाँ पे R2 करेंगे। तो जब इनकी अनुपात की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो पहले मान रखेंगे R1 और R2 जगह, लेकिन 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, तो R1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 4, तो 4 का यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 9:16 प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए राइट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम राइट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 15 है, ठीक है। 15 को भी हम साथ में देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है इसको देखिए, बोला यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी। क्या बोला है आपसे, माध्यिका बोला है, तो माध्यिका कैसे निकलता है चलिए हम बताते हैं। एक फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए फार्मूला जो होता है वो होता है बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे एक बार फिर से। बोला है यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः, बहुलक जो है 45 है, तो बहुलक की जगह पर आप रख देंगे 45 बराबर 3 इंटू माध्यिका
माध्यिका आपसे पूछा है, माध्यिका होगी तो माध्यिका को आप क्या करो, माध्यिका ही रहने दो क्योंकि ये आपसे पूछ लिया है। -2 इंटू माध्य, माध्य किया बोला, माध्य क्रमशः कितना 27 है तो 27 रख दीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे तो 45, देखिए 27 के यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, 27 दूना 54, 54 को बाईं तरफ आप कर लो पंचांतर तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 54 बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका, हमें चाहिए माध्यिका, इसको आप जोड़कर 3 से भाग कर दीजिए तो माध्यिका चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 5 4 9 और 5 4 9 99 आएगा और नीचे 3 आएगा, 3 से 99 को कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो हमें माध्यिका 33 प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं ऑप्शन पर, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा 33, बी, तो बी को आप क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे से दिख रहा है, चलिए यही है, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। यहां पर आपसे मूल पूछा गया है तो मूल कैसे निकालते हैं। चलिए पेज को थोड़ा बैंड करने दीजिए, जो जो हम सवाल बताते चल रहे हैं थोड़ा पेज को मोड़ेंगे तभी समझ आ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन छिप जाएगा, नहीं मोड़ेंगे तो मोड़ के हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, समीकरण है x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां आपसे मूल पूछा गया है, मूल कैसे निकालते हैं चलिए बताते हैं। पहले आप इसका तुलना करके a b c का मान निकालिए, x² के पहले a का वैल्यू होता है, x के पहले b का वैल्यू होता है और बचा हुआ अचर पद वो c का वैल्यू होता है। ठीक है, तो a b c वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे समझाया नहीं जा रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है और जहां पे थोड़ा कुछ डिस्कस करने वाला है वहां पे मैं डिस्कस भी कर ले रहा हूं आपसे। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पे श्रीधराचार्य के माध्यम से मान निकाल लेना, तो श्रीधराचार्य का हम फार्मूला लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान क्या 2a, यही ना फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पर मत जाएगा, बस यहीं से रहता है ये पूर्ण बट्टा। तो जब यहां से हम मान निकालेंगे x का, तो x बराबर -b, तो -2 पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस है प्लस माइनस लिखो, फिर रूट में -b का स्क्वायर हो जाए। देखिए b का स्क्वायर है तो b की जगह -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर -4 a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 1 अपान क्या करेंगे 2a, तो 2a की जगह पर 1, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस 4 एक्का 4 एक्का 4 ही आएगा और 2 एक्का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे पूरा 0 प्राप्त होगा। तो x बराबर निकालेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2 प्लस 0 और एक बार 2 माइनस 0। अब आप देखिए x का 2 मान निकलेगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 2 में से 0 घटाओगे 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2, 2 प्राप्त हो रहा है। तो इसके जो मूल होंगे 2, 2 होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। आप करिए क्या, इसको पूरा टोटल कर दीजिए समांतर क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जोड़ेंगे 7 प्लस 7 के बाद कितना आएगा 13, 13 प्लस, फिर उसके बाद 17, 17 प्लस, फिर उसके बाद 20, फिर प्लस। अब 3x को चाहे पहले लिख सकते थे आप, चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख दीजिए 5 बराबर कितना है समांतर माध्य 18, तो आप 18 कर दीजिए। इसी तरीके से समांतर माध्य निकलता है, याद रखिएगा। अगर फिर कभी आपसे पूछेगा तो ऐसे ही बताइएगा, और उम्मीद है कि आपने सही करके आया भी है बोर्ड एग्जाम में। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 17 37 13 कितना हो जाएगा 50 7 57, तो यहाँ प्राप्त होगा 57 प्लस 3x बाई 5 इक्वल टू 18। 18 का जब 5 में गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 57 प्लस 3x बराबर 18 पंचे 90।
हमें चाहिए 3x, तो 57 को 55 करेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 57। ठीक है, इस तरीके से 90 माइनस 57 करेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे 3x बराबर, जब 90 में से 57 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 33। ओके, अब 3 से 33 को काटेंगे तो x बराबर 11 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 11 प्राप्त हो जाएगा। तो जो समांतर माध्य प्राप्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो है 11। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप समझ पा रहे हो अच्छे से जो मैं समझा रहा हूं, और आप अच्छे से सॉल्व भी करके आए हो। और मिलाते चलिए आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 17 तो हो गया, 18 पे आते हैं। 18 में क्या बोला है, थोड़ा पेज को मुझे बेंड करने दीजिए। ठीक है, मोड़ेंगे तभी समझा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख नहीं पा रहा होगा। 18 है 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2/x। इसमें आप x का मान निकालिए। निकाले थे या नहीं निकाले थे, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए पहले आप क्या करिए, इसको पूरे के बटे बनाइए। तो 3 को 3 लिखो, माइनस x का 2x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा पूरे के बटा x बराबर में 2/x। बराबर में जब बटे में बराबर रहता है मान तो कट जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 को कर दीजिए 55, तो बचेगा बाईं तरफ माइनस 2x का स्क्वायर बराबर इधर 2, 3 का 55 होगा तो हो जाएगा -3, तो बचा माइनस 2x का स्क्वायर, 2 में से -3 घटाएंगे बचेगा -1, x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो -1/, कितना होगा -2। माइनस माइनस कैंसिल, अगर हम x बराबर निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस करने के अंदर क्या हो जाएगा 1/2। 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो करंडी में ही रह जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही सही कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, पहले हम पेज को मोड़ लेते हैं। देखिए भैया बार पेज को मोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी दिखाना है और साथ में सॉल्व भी करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप का मतलब समान रूप के हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, तो ये समान त्रिभुज है। मान लीजिए ABC पहला त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया PQR, ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, इन दोनों का चेहरा समान है, फेस समान है। अब इनका अनुपात दिया है, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात। तो आप सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो करिएगा, लिखिए त्रिभुज पहला ABC है तो लिखिए ABC का क्षेत्रफल अपान, दूसरा है त्रिभुज PQR तो लिखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। हो गया, बराबर में होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, यहां पर लिखिए भुजाओं के अनुपात का वर्ग। इस तरीके से आप वर्ग कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे आप, इधर ज्यों का त्यों रहेगा। भुजाओं के अनुपात, भुजाएं क्या है, पहला है त्रिभुज ABC की भुजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला यही है ना त्रिभुज ABC, और दूसरा क्या है त्रिभुज PQR की भुजा। यही दो भुजाएं हैं, तो इन दोनों भुजाओं का आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, अब भुजाएं रखना है, तो भुजाएं क्या दिया है 4:7, तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। अब इनका वर्ग है तो आप वर्ग कर दो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। आप सीधी सीधी भाषा में पढ़े होंगे। तो जब दो त्रिभुज है तो दोनों का साथ में लेकर वर्ग निकालेंगे, एक ऊपर करके नीचे, अर्थात ऊपर आप अंश और हर के रूप में। तो 4 का वर्ग जो होगा 16 और 7 का वर्ग जो होगा 49, अर्थात 16:49 हमें प्राप्त हुआ है। आइए ऑप्शन पे आते हैं। तो 16:49 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसी पेपर में ही सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि ये पेज रखने की जगह नहीं है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएं तो वृत्त का परिमाप
अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, समान है, तो वहां वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले वृत्त का परिमाप। वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। अब इन दोनों का बराबर कर दो, तो πr² बराबर क्या लिखोगे, 2πr। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचेगा कितना, एक आर और दाहिने तरफ 2, तो अर्थात 2 मात्रक यहाँ पे प्राप्त हो गया क्या, r बराबर 2 मात्रक। तो 2 मात्रक जो सही दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पेपर का सिल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था पहले पेपर का सिल्यूशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपरों की तरफ। जो अगला पेपर हम बताने वाले हैं उसका सिल्यूशन कराने वाले हैं। ये तो हम 822 DB का कराएंगे। ये दोस्तों था आपका 822 ZZ का सिल्यूशन, बहुविकल्पी प्रश्नों का सिल्यूशन मैंने करा दिया। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चनों का आपने सही तरीके से जवाब दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर जो मेरे पास है, वो है 822 DB। क्या दिख रहा है, 822 DB। अब हम इसका सिल्यूशन कराते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस सेट का, चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सही होगा। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिए, दो धनात्मक चिन्ह है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b। तो एक फार्मूला होता है, ये देखिए जो विकल्प दिया गया है म स और ल स के रूप में दिया गया है। तो म स और ल स के रूप में एक फार्मूला होता है म स इंटू ल स, ये आपका फार्मूला याद होगा, इंटू संख्याओं का, यानी दो संख्याएं हैं उन्हीं का, ठीक है, या तीन संख्याएं हैं, अब कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही संख्या की बात की गई है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या क्या है, a इंटू बी, इनका गुणनफल, और यहाँ पर हो जाएगा म स इंटू ल स। अब आप मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर दिख रहा है म स इंटू ल स। ए बी तो दोनों के साथ ही रहेगा, लेकिन ए बी क्या दिख रहा है, ए इंटू बी बराबर म स इंटू ल स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। भागफल होता है तो प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। तो शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब समझते हो, जो ऐसी संख्या शून्य ना हो, जैसे उसमें क्या भागफल, जैसे 2 ले लें, और 2 में अपरिमेय संख्या है जो कर्णी में होती है, कर्णी का 3 से अगर भाग दें तो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमें क्या मिल जाएगा, सही मिल जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि m बराबर 5 और n बराबर 5m प्लस 7 तो रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। m बराबर आपको यहाँ पे मिल गया है 5, लेकिन n बराबर नहीं मिला है, तो n बराबर आपका क्या दिख रहा है, m प्लस 7। तो m का जो वैल्यू 5 है वही m यहाँ पे रख दीजिए, तो n बराबर 5 प्लस 7 कर दीजिए, तो n बराबर 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। अब m भी मिल गया और n भी मिल गया, तो रूट में क्या पूछा है आपसे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, m का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर, तो करनी के अंदर 5 का स्क्वायर 25 प्लस n का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इसको जब जोड़ेंगे 144 और 25 169 होगा, 69 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है
किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, उसके समान कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 1, 2, 3 या अपरिभाषित। तो भैया किसी भी परिमेय संख्या के असंख्य, कह लीजिए अपरिभाषित क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर थोड़ा 5 पर आप फोकस करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखाएं समपाती हैं। कैसे? अगर रेखाएं समांतर है की बात करता तो यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता। जब ये रेखाएं समांतर हैं की बात करता तब। जब समपाती की बात करेगा तो यहाँ पे a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रतिच्छेदित की बात करेगा तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बोला है रैखिक समीकरण ये हैं तो क्या होगा? तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बोला है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो मान लीजिए कोई संख्या है यक्स है, उसका 1/3 मतलब 3 से भाग करिए, बराबर किसके है? 21 के। तो वह संख्या किसके बराबर होगी? यक्स बराबर कितना प्राप्त होगा? 3 × 3 और 3 दूनी 6, 63 के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। यहां पर आपसे p का मान पूछा गया है। अभी इसके पहले जो मैंने सेट पेपर सॉल्व कराया तो सेम इसी प्रकार क्वेश्चन उसमें ही पूछा गया था, बस वहां पे k का मान पूछा गया है, यहां पर p का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया यहां से a b c का मान पता करिए। तो x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 है। यहां से हम a b c का मान पता करेंगे। a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -p प्राप्त हो जाएगा। और एक मूल दिया है, मूल 2 होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। आवश्यकता पड़ने पर किसी एक की जगह पर इसको हम रख लेंगे। और p का मान आपसे पूछा जा रहा है तो p की जगह पर आप करिए क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आपको यह भी पता है कि दोनों मोलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। तो -b की जगह पर हम रखेंगे 2, तो -2/1 हो जाएगा। 1 के नीचे वैल्यू नहीं अर्थात 2 ही प्राप्त होगा। और अब इनका योगफल निकल गया, गुणनफल निकाल लीजिए दोनों मोलों का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c अपान a। तो c क्या है? c -p अपान a का मतलब 1, तो माइनस यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? p। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे मिल गया p। ओके, अब हम करते क्या हैं? समीकरण यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम 1 का मान यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि बोला है एक मूल -2 है तो किसी एक की जगह पर हम -2 रख सकते हैं। ठीक है, तो रख कर आप देख लो। जैसे अगर हम अल्फा की जगह पर -2 रखें, कितना रखें? -2 इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? -p। ठीक है, और यहां पर अगर हम बीटा निकालेंगे तो 2 बटे में जाएगा, तो -p अपान क्या हो जाएगा? -2। 2 से यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा बराबर मिल जाएगा p/2। अब बीटा को क्या करो? इसमें रख लो, अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि हमें अगला भी तो मान चाहिए।
तो अब उसमें रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पर हम रखेंगे p/2 बराबर -2। अब इसको हम कर देंगे पंचांतर, तो अल्फा बराबर जो प्राप्त होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका इस तरह पंचांतर करेंगे तो -2 माइनस p/2, तो 2 दूनी 4, अल्फा बराबर 2 दूनी -4 माइनस p/2। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया और हमें चाहिए लेकिन p का मान। ठीक है, तो p का मान चाहिए तो क्या करेंगे, हम अल्फा की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि हमें अल्फा का मान मिला है -2, मूल कितना है -2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 बराबर -4 माइनस p, तो -4 से -4 कैंसिल, p बराबर मिल गया कितना 0। तो p का जो मान मिला है वो मिला है कितना 0, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको 7 तक बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला क्या है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे समबाहु, विषमबाहु, समरूप या समद्विबाहु। तो देखिए, जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके संगत भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर है तो ऐसे त्रिभुज हमेशा कौन से होते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहां पर आपको निर्देशांक पूछा गया है, आपको बताना है निर्देशांक कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, मध्य बिंदु अभी नहीं पता है। तो मध्य बिंदु आपको पता है कैसे, जब x अक्ष पर स्थित बोला है अर्थात y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। ए कितना दिया है 2, -5, और ये दूसरा जो बिंदु है वो दिया है आपका -2, 9। ठीक है, और मध्य बिंदु आप मान लीजिए P है, जो x अक्ष पर है, तो x ज्यों का त्यों रहेगा, y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर बोल दिया है। अर्थात मध्य समदूरस्थ की बात किया कि मध्य बिंदु निकालना है, तो यहाँ AP दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर हो, AP बराबर PB। तो चलिए निकालते हैं अब दूरी। तो देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। जब इन दोनों को लेंगे तो क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर सेम फार्मूला इस तरफ भी लगेगा। ठीक है, जब दोनों को हम बराबर सॉल्व कर रहे हैं, दोनों की जगह पर यही फार्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे। तो x2 यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी देखिए ये x2 x1 इसके लिए होगा। जब इसकी दूरी निकालेंगे तब ये x1 y1 x2 y2 होगा। तो x2 कितना हो जाएगा, x - x1 कितना हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है 0 - y1 कितना है 5, तो -+5 का वर्ग हो जाएगा बराबर रूट में x2। अब देखिए ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ की दूरी निकाली जा रही। तो अब x2 कितना -2 माइनस x1 कितना है दोस्तों x, तो इसका हो जाएगा वर्ग प्लस y2 9 - y1 कितना है 0 का वर्ग हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते रहिए, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर करेंगे या इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग जैसे ही करेंगे कंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब माइनस हम कॉमन लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में हमेशा माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब यह देखिए a - b के होल स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे तो a का मतलब x का स्क्वायर, फिर मतलब 2ab, तो 2ab मतलब 2 दूनी 4 x + 2 का वर्ग 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए a + b
के होल स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला आता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आता है, तो इसी हिसाब यहाँ पे आपको दोनों को तोड़ना होगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या 2 दूनी 4 4x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 9 9 81, यही होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और इधर 4 है, इधर भी 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4x यहाँ पे x को एक साथ कर लीजिए, तो इधर बाई तरफ है -4x, इसको पंचांतर करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा -4x बराबर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 5 का वर्ग आपने यहाँ पे 25 निकाला है, 25 रहने दीजिए, इसको पंचांतर करेंगे दाहिने तरफ 81 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो 4 4 कितना हो जाएगा -8x। 81 में से आपको करना क्या है, 25 को घटा देना है। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 56, और 8 से काटेंगे 56 को, तो x बराबर माइनस कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो x को यहाँ पे x आपको क्या मिल गया 7 मिल गया, और y पहले से ही 0 था, तो क्या हो जाएगा 7 -7 कामा 0, यही आपको मिल जाएगा x की जगह पर वैल्यू। ठीक है, पेपर कहाँ पे है, पेपर में आपको दिखाते हैं ऑप्शन। तो क्या मिला है -7 कामा 0। अब ऑप्शन हम सर्च करेंगे -7 कामा 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो देखिए दोस्तों, जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है, दोनों क्या हैं, समान बाहु के हैं, भुजा के हैं, और उसमें ए और बी दोनों, ए बी और ए सी दोनों बराबर भुजा हैं, तो कोण क्या होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसके पहले मैंने आपको जो अगला सेट पेपर कराया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये दोस्तों। उसमें जो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बताया था 11 वाले में देखिए, इसके पहले जो मैंने सेट पेपर कराया उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन वही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो आंख बंद करके आप 90 डिग्री पर टिक कर दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। अभी इसके पहले मैंने इसी में वीडियो में सॉल्व कराया पेपर को, आप जाकर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लेते हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसमें बोला है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यहां पर शीर्ष लंब की लंबाई पूछी जा रही है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वही समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और एक यहाँ पे क्या शीर्ष लंब खींचिए और यहाँ पे कर दीजिए आप डी। अब बोल रहा है कि भुजाएं क्या है, 2a है, सभी भुजाएं क्या है इसकी 2 है। यहां से दूरी कितनी है 2a, तो यहां से यहां तक निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, क्योंकि ये मध्य से शीर्ष लंब खींची गई है। अब आपको क्या करना होगा, यही ए डी निकालना होगा। तो ए डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, इसी त्रिभुज को लेकर आप निकाल लीजिए। लिखिए त्रिभुज ए डी बी में, तो ए डी बी में क्योंकि इसकी लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई 2 भुजाएं आपको मिल गई, तीसरी भुजा ये निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो कर्ण पता ही नहीं है, तो कर्ण को ज्यों का त्यों रखो। लंब हमें पता है, कर्ण पता है 2a है, क्या है 2a, तो इसका कर दो स्क्वायर। लंब हमें नहीं पता है, लंब ज्ञात करना है, लंब को ज्यों का त्यों रखो, और आधार a है तो इसका कर दो a का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर भी है और इधर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। a स्क्वायर को कर दो आप पंचांतर, तो लंब स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 3a का स्क्वायर। जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे
करंडी लग जाएगा 3 और स्क्वायर इस पे है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ a। तो लंब मिल गया हमें 3 रूट में a। तो 3 रूट में अब आंसर पे आते हैं भैया। तो 3 रूट में a हमारा कौन सा राइट आंसर मिल रहा है यहाँ पर? सॉरी दोस्तों, ये पहला मिल रहा है, क्योंकि देखिए पहला मिलने का मतलब यहाँ पर हमें √3 मिला है और उसके बाद में a मिला है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, a √3। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है साइन a बराबर cos a हो तो a का मान होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन a बराबर क्या दिया है, cos a। आपसे a का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे साइन दोनों में क्या करो, cos से भाग दे दो। तो साइन a, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन अगले भी पेपर में यही पूछा गया था जो मैंने भी सॉल्व कराया इसके पहले। ठीक है, अब cos a से cos a कैंसिल, साइन बटे cos क्या होता है tan। तो tan a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, और tan के रूप में 1 का कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। तो tan a बराबर tan कितना हो जाएगा, 45 अंश। tan कैंसिल, तो a बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 45 अंश। और यही आपको बताना था कि a का कितना मान होगा। तो कितना मान होगा, 45 अंश। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बोला a बराबर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए a की जगह पर तो 30 आप रख दीजिए। क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर a की जगह पर आप रखिए 30 अंश, और फिर यहाँ पर रखिए 1 + cot स्क्वायर a की जगह पर आप रखिए 30 अंश। अब क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करंडी के अंदर 3 tan के रूप में, लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर 1 + cot का मान कितना होता है, करंडी के अंदर 3, तो करंडी के अंदर 3 करिए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 + 1/3, और यहाँ बचेगा 1 + रूट हटेगा तो बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, 3 × 1 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो बटे में 1 मानिए, बटे का बटा सबसे ऊपर, मध्य का मध्य में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 4 × 1 और 3 × 4, 4 से 4 कैंसिल, प्राप्त हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 14 तक तो आपको समझ में आ गया, और आई होप आप यहाँ तक जब भी क्वेश्चन किए होंगे सब सही किए होंगे। अब 15 वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला है इसमें, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। बोला है क्या, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो गोले की त्रिज्या, पहले गोले के फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। एक गोले का फार्मूला क्या होता है, गोला का जो फार्मूला होता है यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब बोला इसके त्रिज्या को 2 गुना कर दो, तो त्रिज्या यही ना है, तो इसके त्रिज्या को हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, अर्थात 4π ऐसे ही रहेगा। त्रिज्या को हम 2r का यहाँ कर देंगे 2r, और 2r जब करेंगे तो यह प्राप्त होगा 4π और 2 का वर्ग 4। ठीक है, और r², तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16πr²। लेकिन हमें पूछा है प्रतिशत में, पृष्ठीय क्षेत्रफल होने पर प्रतिशत क्या होगी। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ा मान है अर्थात 16πr² माइनस करेंगे, जो पहले मान दिया था 4πr², और छोटे मान को नीचे भी लिखेंगे 4πr² इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 4πr² कॉमन दिख रहा है, तो 4πr² कॉमन करेंगे तो 4 चौके 16 4, और यहाँ 4πr² कॉमन हो गया, बचेगा -1, और नीचे क्या है 4πr², ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 - 1, और इंटू 100 था, इंटू 100 आप लगा के रखिए। तो 4 - 1 इतना 3 आएगा, और 3 का इंटू देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 100, और बराबर कितना आएगा 300%। तो 300% हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 300%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वृत्तों के व्यासों का अनुपात, वृत्तों के व्यासों का अनुपात जब यहां लगाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, परिधि जैसे होता है वैसे परिधि का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर देखिए, वृत्तों की परिधि में अनुपात, वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होता है पाई आर, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है पाई आर लेकिन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अनुपात की बात किया गया है तो हम इसको R1 और R2 करेंगे। ठीक है, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 4/9। देखिए पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 4/9। अगर हम यहाँ से निकालेंगे R1 और R2 तो यहाँ पर वर्ग करेंगे 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ R1 और R2 जो प्राप्त हुआ अनुपात R1 अनुपाते R2 2:3 में प्राप्त हुआ है। अब आप विकल्प जाइए, कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। तो 2:3 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी माध्य वगैरह पूछता है तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ा पेज लेके आते हैं उसमें बताते हैं। तो पेज आ गया है, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। वर्ग अंतराल कितना है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 8 और 8 to 10, ये वर्ग अंतराल है। बारंबारता कितना दिया है 3, 1, 5, 4, 7। अब हम यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, मध्यमान निकालेंगे 2 से भाग करेंगे 1, 4 2 6 का 2 से भाग करेंगे 3, 6 4 10 अर्थात 5, 8 6 14 अर्थात 7, 10 8 18 का आधा 9। ठीक है, अब हम यहाँ से मध्यमान निकाल लिए। अब f(x) निकालेंगे, ये आपका f है ये x है, इनका गुणा करेंगे 3 1 का 3, 3 1 का 3, 5 5 25, 7 चौके 28 और 9 7 63। अब ऐसा काम करिए, इसको जोड़ दीजिए। तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ n प्राप्त होगा 3 1 4, 5 4 9, 4 13 7 20, यहाँ 20 मिलेगा। यहाँ पे सिग्मा f(x) मिलेगा, तो सिग्मा f(x) निकाले 3 3 6 5 11 8 19 3, यहाँ 22 2 हाथ 2 और 2 2 4 2 6 6 12, तो 122 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे समांतर माध्य और माध्य निकालेंगे। तो माध्य के लिए फार्मूला आपको पता ही होगा, सिग्मा f(x) अपान n होता है। तो f(x) कितना है 122 अपान n कितना है 20, 20 से जब इसमें भाग करेंगे 122 में तो यहाँ पे 6.1 प्राप्त होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 6.1 और ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है डी, तो डी को आप कर दीजिए क्या राइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्य होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले जो सेट पेपर था उसमें बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से समझाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुलक माध्यिका और माध्य में जब बात की जाए तो एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक है, ये हो गया। आप मान रखिए माध्य दिया है बहुलक दिया है, तो बहुलक की जगह पर आप रखेंगे कितना 28 बराबर 3 इंटू माध्यिका आपसे पूछा है, यहाँ पे माध्य दिया है तो -2 इंटू माध्य 24.1 करिए। लेकिन माध्यिका पूछा आपसे, माध्यक पूछा है तो माध्यिका को माध्यिका ही आप रहने दीजिए या माध्यक ही रहने दीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा गया है। अब करेंगे क्या, इसका आप कर दीजिए पंचांतर, तो 28 और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। पहले इसका गुणा कर लो, 2 1 का 2, 2 चौका दशमलव लगा के 8 और 2 दूनी 4,
क्लियर, बराबर 3 इंटू माध्यिका। ओके, अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 10.2 रहेगा, 8 8 16 और 4 2 6 1 7, 76.2 बराबर 3 गुणित माध्यिका प्राप्त होगा। हमें चाहिए माध्यिका ही, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, माध्यिका जब आप निकालेंगे तो 3 का कर देंगे आप पंचांतर, तो 76.2 बटे 3, 3 से इसको विभाजित करिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 बचेगा 12 हो जाएगा और 3 चौके 12, तो 25.4 प्राप्त हुआ है। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे 25.4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और बारंबारता 11, 21, 23, 14 और 5 दिया गया है। बोला है उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग जब भी जांच करना होता है तो सबसे पहले हम जांच करेंगे सबसे बड़ा बहुलक है कौन, बारंबारता है कौन, 11, 21, 23, तो 23 सबसे बड़ा है, तो 23 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा, 20 और 30 का, तो 20 और 30 का सबसे बड़ा यहाँ पर बड़ा बहुलक वर्ग है, 20 और 30 सबसे बड़ा, 20 से 30 लेकर 23 बहुलक बारंबारता है, तो यानी इसका सबसे बड़ा बहुलक है। ठीक है, ये हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है 20, बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है 20। माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन मैंने इस पर 2 क्वेश्चन करा दिए, और 2 क्वेश्चन कराने का मतलब ऑप्शन नंबर बी बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 माध्य होता है। ठीक है, 2 इंटू माध्य। तो ये रहे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, मैंने 2 सेट पेपरों का बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत पसंद आया होगा, और जो भी बोर्ड एग्जाम में आपने क्वेश्चन का आंसर किया है सब सही किया है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप यहाँ तक सही ही किए होंगे और आने वाले पेपरों में भी आप सही करेंगे। मनोबल को आप बनाए रखिए, हताश मत होइए, आप पेपर को मैच करा लिया करिए। अभी आपके पास समय नहीं है तो बोर्ड एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद आप मैच करा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी घर बैठे लाभ उठा सके इसका। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।